आजकल लंग ट्रांसप्लांट के लिए सेकंड ओपिनियन के लोग काफ़ी आने शुरू हो गए हैं। पेशेंट्स भी आते हैं, लेकिन पेशेंट्स की फाइल रिकॉर्ड लेके अटेंडेंट्स आते हैं। दूसरे हॉस्पिटल में कई बार पेशेंट एडमिट होते हैं, कई बार एडमिशन होके डिस्चार्ज हो गए होते हैं। हमारे जो डायरेक्टली प्राइमरी लंग ट्रांसप्लांट इवैल्यूएशन के पेशेंट तो आते ही आते हैं, लेकिन सेकंड ओपिनियन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब लोगों में अवेयरनेस लंग ट्रांसप्लांट की बढ़ रही है। जब आप एंड स्टेज लंग फेलियर में पहुंच गए, जबकि आपकी ऑक्सीजन गिरना शुरू हो चुकी है, आप चल फिर नहीं सकते, खांसी सांस से परेशान हो रहे हैं और लंग्स आपके फाइब्रोज हो रहे हैं या इतने हाइपर इन्फ्लेट हो गए हैं सीओपीडी की वजह से कि आप एंड स्टेज में पहुंच चुके और आपका ऑक्सीजन के बिना गुजारा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में हमें लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन लंग ट्रांसप्लांट इज द लास्ट ऑप्शन। ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है कि ये नहीं कि हर एक ऑक्सीजन गिरना शुरू हो गया, ऑक्सीजन थोड़ी डिपेंडेंस हो गई, तो हम जब तक पूरी मेडिकल ट्रीटमेंट ना करें, ऑप्टिमम ट्रीटमेंट करके उसको एक लंग्स को की इन्फ्लेमेशन कम ना करें या एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन अगर है तो वो कम ना करें, उससे पहले ही लंग ट्रांसप्लांट के बारे में सोचना शुरू कर दें, दैट इज़ नॉट ए फेयर थिंग टू डू। हमें पूरी तरीके से लंग्स की इन्फ्लेमेशन को दवाइयों से, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन को दवाइयों से, ये सारी चीज़ें, रिस्ट्रिक्शन और ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीजेज जो हैं उसको पहले कंट्रोल करना होता है। रेस्पिरेटरी रिहैब का पूरा कोशिश करना चाहिए और जितनी भी एक्सरसाइज प्रोग्राम में उसको डाल के हम करवा सकते हैं वो करना चाहिए। उसकी फर्दर इवैल्यूएशन करनी चाहिए कि हम इम्प्रूवमेंट कितनी गेन कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम हो रही है कि नहीं हो रही, फिजिकल एक्सरसाइज जो टॉलरेंस है वो इम्प्रूव हो रही है कि नहीं हो रही, ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो हो रही थी चलते चलने में, फिर बैठने में भी वो कम हुई कि नहीं हुई। अगर हम उन चीज़ों में काफ़ी गेन कर लेते हैं तो हम लंग ट्रांसप्लांट हो सकता है कभी करना भी पड़े तो हम उसको डेफर कर सकते हैं। सो वन शुडंट जंप फॉर लंग ट्रांसप्लांट, दिस इज माई पॉइंट। और ऐसी सिचुएशन में चाहे सीओपीडी है, जो कि इतने हम लंग ट्रांसप्लांट सीओपीडी के नहीं होते जितना आईएलडी के होते हैं, इंटरस्टिशियल लंग फाइब्रोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज में, और उसमें उसके एक इडियोपैथिक रीजंस होते हैं, पता ही नहीं होता क्या क्या रीज़न है अंडरलाइंग। कई बार कॉलेजन वास्कुलर डिजीजेज होती हैं जो सारी बॉडी में वास्कुलर थिकनिंग, कनेक्टिव टिश्यू थिकनिंग करनी शुरू कर देते हैं, वही लंग्स में भी थिकनिंग करनी शुरू कर देते हैं। लंग्स स्टिफ हो जाते हैं, उनको ऐसे एक्सपैंड करना मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन ट्रांसफ़र कम हो जाता है। जब ये चीज़ें होती हैं तो सारे सिम्टम जो हम बात कर रहे हैं वो सारे होने शुरू हो जाते हैं। और भी डिजीज़ेज होती हैं, सार्काइडोसिस एंड स्टेज में, कई बार सार्काइडोसिस को हम आमतौर पे बड़ी इजीली कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी केस में स्टेज 4 में पहुंच के ये चीज़ खड़ी कर देती है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर्स बहुत बढ़ जाते हैं। लंग आर्किटेक्चर इतना ख़राब नहीं होता, लेकिन पल्मोनरी वास्कुलर थिकनिंग इतनी हो जाती है, उसके प्रेशर्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसकी वजह से ही बहुत सिम्टम शुरू हो जाते हैं। राइट हार्ट चैम्बर्स डायलेट होना शुरू हो जाते हैं, प्रेशर इतना बढ़ जाता है, राइट हार्ट फेलियर में चला जाता है। इवन आईएलटी टाइप 1 रेस्पिरेटरी फेलियर हो या टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर हो, इवेंचुअली राइट हार्ट चैम्बर्स पे उसने असर करके राइट हार्ट फेलियर में डालना ही डालना है पेशेंट को। सो सारी ट्रीटमेंट प्लान बड़ी हम जुडिशियसली करते हैं ताकि पेशेंट्स को ऑप्टिमम फ़ायदा हो, नुकसान दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट से ना हो और ज़िंदगी अच्छी चलती रहे। थैंक यू वेरी मच।